गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मास, वॉल्यूम और डेंसिटी और टेम्परेचर को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मास क्या होता है। मास आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, कोई भी चीज़ जिसका अपनी जो स्थान घेरती है, जो भी मैटर है हमारे आसपास, ठीक है, जो प्रेजेंट है हमारे, वो सारे के सारे क्या होते हैं, अपना मास होता है, उनका जगह घेरते हैं। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सब्सटेंस, कितना मैटर किसी सब्सटेंस में कितना प्रेजेंट है, और इसको मेज़र करते हैं किलोग्राम में। ठीक है, ऐसा यूनिट होती है इसकी किलोग्राम। और इसको हम एनालिटिकल बैलेंस, जो आपकी स्क्रीन पे सामने है, एनालिटिक बैलेंस से हम इसको मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट है किलोग्राम, और एनालिटिक बैलेंस से इसको मेज़र किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम क्या है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस कितना स्थान घेरता है उसको वॉल्यूम कहते हैं उसका। इसके ऐसा यूनिट क्या होते हैं, वॉल्यूम के ऐसा यूनिट हमने पहले भी पढ़े थे, 9th क्लास में भी पढ़े थे। तो जो भी आपका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम के ऐसा यूनिट जो होते हैं आपके, वो होते हैं मीटर क्यूब। ठीक है, क्या होते हैं ऐसा यूनिट, मीटर क्यूब। और देखो इसके अलग अलग यूनिट भी होते हैं। 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है, जो कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, या इसका 1 डेसीमीटर क्यूब या 10⁻³ मीटर क्यूब है। इसमें आपको लीटर से सीधा मीटर में कन्वर्ट कर रखा है। ठीक है, लीटर को चेंज किया मिलीलीटर में, मिलीलीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को डेसीमीटर में, और डेसीमीटर को चेंज कर दिया मीटर में। यानी कि कुल मिला के आप इसको ये बोल सकते हो कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये सारे यूनिट आपको याद होने चाहिए, न्यूमेरिकल में ये सारे यूज़ होते हैं। और वॉल्यूम को हम ब्यूरेट की सहायता से वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, जो आपने लैब में देखी होगी, लैब में करेंगे तो देखेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट आता है डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। फिजिक्स में भी है ये आपकी। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को बोलते हैं हम डेंसिटी। तो देखो स्टूडेंट, डेंसिटी जो आपकी होती है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम है। मास क्या होता है आपको पता है, वॉल्यूम क्या होता है वो भी आपको पता है। अब बात करते हैं हम ऐसा यूनिट डेंसिटी के, वो होती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मास बाय वॉल्यूम लिखेंगे। अब मास की ऐसा यूनिट क्या थी, किलोग्राम। वॉल्यूम की क्या थी, मीटर क्यूब। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको हम शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, और मोस्टली जो लैब्स में एक्सप्रेशन के दौरान हम इसके शॉर्ट यूनिट जो है याद रखते हैं, वो है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसके छोटे यूनिट हैं जो केमिस्ट एक्सप्रेशन जो करते हैं लैब वगैरह में, इसी का ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको पता है क्या होता है, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई लो होना, ठीक है, तापमान जिसको आप बोलते हो। तो देखो इसके स्केल कितने हैं, टेम्परेचर को किस किस तरह से आप मेज़र कर सकते हो। आपने 9th में भी पढ़ा था कि इसको डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, इन तीनों चीज़ों से हम मेज़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेज़रमेंट है इसकी है डिग्री सेल्सियस, सेकंड है डिग्री फ़ारेनहाइट, और थर्ड है आपकी इसके लिए केल्विन। तो देखो डिग्री सेल्सियस में अगर इसको मेज़र करते हैं हम, तो इसका फॉर्मूला होता है, देखो आज सिर्फ फॉर्मूले करेंगे, कैसे अप्लाई करने हैं वो मैं आपको कल वाली वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले समझ लो, जो मोस्टली थर्मामीटर होते हैं उसके ऊपर अगर टेम्परेचर देखें डिग्री सेल्सियस में, तो वो 0 से 100 तक होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 0 से कम नहीं हो सकता टेम्परेचर, या 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता। वैसे जनरली जो आपके लैब में यूज़ किए जाते हैं वो 0 से 100 ही होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 100 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ये नॉर्मली थर्मामीटर है जिसकी रेंज 0 से 100 के बीच होती है। और डिग्री फ़ारेनहाइट की रेंज जो होती है वो 32 से 212 के बीच में होती है। जो फ़ारेनहाइट में आपके थर्मामीटर यूज़ होते हैं वो 32 से लेके 212 तक होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम केल्विन की। तो केल्विन देखो, जो आपका केल्विन स्केल होता है, उसका जो आपका थर्मामीटर होता है, आपने कम ही देखा होगा, लैब वगैरह में यूज़ होता है मोस्टली। तो जो इसकी रेंज होती है 273.15 से लेके 373.15 तक। और इसकी देखो, इनकी जो रेंज है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर या कम या ज़्यादा नहीं हो सकते, कम या ज़्यादा हो सकते हैं। आपको पता होगा जो आइस होता है, आइस, उसका मेल्टिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट
और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है। अगर हम डिग्री सेल्सियस में बात करें तो वाटर का जो आपका होता है फ्रीजिंग पॉइंट जो वाटर का होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे, और 32 डिग्री फॉरनिएंट पे, और 273.15 केल्विन पे वो जो वाटर है वो आपका फ्रीज होता है। और जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री फॉरनिएंट्स और केल्विन पर आपका बॉयल होना शुरू होता है वाटर का। तो देखो आपको आज वाले इस वीडियो में क्वेश्चन का आंसर भी देना है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, डिग्री फॉरनिएंट्स में कितना होता है और केल्विन में कितना होता है। इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फॉरनिएंट्स में और डिग्री केल्विन में कितना होता है वो करेंगे। अब हम इनके फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यूज़ करने हम कल वाली वीडियो में सीखेंगे। तो देखो टेम्परेचर का सबसे पहला जो फॉर्मूला हम लेते हैं सॉरी, टेम्परेचर का जो फर्स्ट फॉर्मूला आता है हमारे पास वो आता है हमारा डिग्री फॉरनिएंट्स का, ठीक है, और एक आता है आपका डिग्री सेल्सियस का। अब देखो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फॉरनिएंट्स को हम किस तरह से रिलेट करवाते हैं आपस में, और डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन को कैसे रिलेट कराते हैं। 9th में आपने डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन को तो रिलेट करना सीखा है, लेकिन फॉरनिएंट वाला आपके लिए न्यू है। तो देखो डिग्री फॉरनिएंट इज इक्वल टू क्या होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये फॉर्मूले नोट कर लो, कल हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है। केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 होता है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इन फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू।